नमस्कार दोस्तों। आज बात पानीपत के प्रथम युद्ध की। वह युद्ध जिसने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। वह युद्ध जिसने मध्य एशिया के एक मारे मारे फिरते हुए एक शासक को भारत के अंदर अपना नया राज्य बनाने का मौका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जो मध्य एशिया के एक छोटे से राज्य फरगना का शासक नियुक्त हुआ था। परंतु फरगना उसके हाथ से निकल गया। उसने समरकंद पर अधिकार किया, वो भी उसके हाथ से निकल गया। उसने काबुल पर कब्जा करने की कोशिश करी, वहाँ भी उसका राज्य स्थायी शुरुआत में नहीं रहा। बाद में उसने स्थायी राज्य की स्थापना काबुल में करी। परंतु बार बार मध्य एशिया से होने वाले उज्बेक आक्रमणों से तंग आकर अंततः उसने भारत में अपना साम्राज्य बनाने की ठानी और उसी चरण में उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम पानीपत के प्रथम युद्ध में किस प्रकार से उसने दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराया और पानीपत के युद्ध में जीत के बाद उसने मुगल सल्तनत की नींव रखी। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिजिटल तैयारी के इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इस कहानी के दोनों किरदारों की। पहला किरदार है इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी जो है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान भी कहा जाता है। ये वह सुल्तान था जिसकी युद्ध करते हुए मृत्यु हुई थी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान की युद्ध के मैदान में मृत्यु नहीं हुई। आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, कई सारे राजवंश इसमें आए। जैसे कि शुरुआत में गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक आए, तुगलकों के बाद जो है सैयद वंश आया और सैयदों से जो सत्ता है वो लोदियों के हाथ में गई। बहलोल लोदी जो है दिल्ली में लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी जो है ये मूल रूप से अफगान थे, पठान थे। बात समझ रहे हैं? उसके बाद बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आता है और सिकंदर लोदी के बाद जो है इब्राहिम लोदी जो है वो भारत का नया शासक बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। देखिए, इब्राहिम लोदी जो है उसने राज्य के अंदर कुछ बदलाव किए थे। जैसे कि अफगानों के अंदर जो अफगानी सरदार थे उनके अंदर एक प्रथा थी कि सभी अफगानी सरदार जो है एक साथ एक ही लेवल पे बैठा करते थे। इब्राहिम लोदी ने यहाँ पर इस प्रथा को ख़त्म किया और उसने कहा कि मैं सुल्तान हूँ और आप मेरे अधीनस्थ हैं, तो हमारे बीच में व्यवहार भी एक राजा और प्रजा वाला ही होगा, या राजा या सामंतों वाला होगा। इससे इब्राहिम लोदी का जो चाचा है दौलत खान लोदी वो नाराज़ हो गया और दौलत खान लोदी एक मौका ढूंढने लगा कि किस प्रकार से इब्राहिम लोदी को अपदस्थ किया जा सके। दौलत खान लोदी लंबे समय तक पंजाब क्षेत्र का, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पंजाब क्षेत्र, इसका गवर्नर था। अब पंजाब की या दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं लगती थी वो लगती थी दोस्तों काबुल से, है ना। और काबुल में उस समय शासन था बाबर का। 1519 में बाबर ने पहला अटैक किया भारतीय टेरिटरी में। यहाँ पर जहाँ पर वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ट्राइबल इलाका है जिसको आज फाटा के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर ट्राइबल स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उसने यूसुफजई जाति जो कि पठानी थी उसके विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार आक्रमण किया 1519 में। उसके बाद उसने अगले वर्ष फिर आक्रमण किया और भेरा, सियालकोट, इन किलों को जीत लिया। उसके बाद बाबर 1524 में वापस आया और पंजाब के अंदर काफी अंदर तक उसने आक्रमण किए। हालांकि कोई स्थायी तो यहाँ पर वो प्राप्त नहीं कर सका। 1524 में ही बाबर को ये बात पता चल गई थी जब उसने भारत में आक्रमण किए कि भारत में लोदी एम्पायर जो है या लोदी सल्तनत जो है इसके उत्तराधिकारियों के बीच में झगड़ा है। अर्थात पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी और उसका भतीजा इब्राहिम खां लोदी जो है इनकी आपस में बनती नहीं। दौलत खां लोदी ने चलाकर अपने बेटे महमूद खां लोदी को बाबर के पास एक दूत के रूप में भेजा और आमंत्रित किया कि वो भारत पर आक्रमण करे, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। इसी क्रम में बाबर 1526 में काबुल खैबर दर्रा पास करते हुए भारत में प्रवेश करता है और पंजाब में उसे किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस या प्रतिरोध झेलना नहीं पड़ता है। बाबर पंजाब को पार करते हुए दिल्ली के बाहर पानीपत तक पहुंच जाता है। जब इब्राहिम लोदी को इस बात की सूचना मिलती है तो इब्राहिम लोदी भी एक बड़े युद्ध की तैयारी कर लेता है। हालांकि उसे ये बात पता नहीं थी कि उसके कई सारे विश्वास पात्र जो हैं वो पहले ही बाबर की तरफ मिल चुके हैं। उसमें पंजाब का जो प्रांत था वो लगभग आप समझ लीजिए पूरी तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाबर के साथ ही था। देखिए, बाबर सिर्फ और सिर्फ यहाँ भारत में मिलने वाले सहयोग पर ही निर्भर नहीं था। बाबर ने मध्य एशिया में लंबे समय तक युद्ध किए थे। बाबर जब 12 साल का ही था तभी उसके हाथ से उसके पिता की सल्तनत निकल गई थी, फरगना। उसके बाद उसने स्वयं को मजबूत बनाया, वो जंगलों में भटका,
ठंडे पहाड़ों पर कठिन जलवायु में उसने अपने आप को बहुत तैयार किया, मजबूती से तैयार किया। एक समय ऐसा था जब बाबर के पास सिर्फ 5-10 सैनिक बच गए थे। वो कहीं का भी राजा नहीं था। दर-दर की ठोकरें खाते हुए जंगलों में, गाँवों में वो भटका करता था। उसके पास तन पर पूरी तरह से पहनने के कपड़े ही नहीं थे, राजसी कपड़े तो आप छोड़िए। उसके सैनिकों के पास तलवारें नहीं थी। डंडे लेकर वो अपनी रक्षा किया करते थे। परंतु इन सब कठिनाइयों से बाबर ने बहुत कुछ सीखा और इन सब कठिनाइयों ने बाबर को एक मजबूत योद्धा के रूप में स्थापित किया। उज़्बेकों से लड़ाई लड़ते लड़ते उसने कई सारी लड़ाई की जो नई पद्धतियां हैं उनको सीखा था। जैसे अभी हम देखेंगे रूमी पद्धति क्या थी या फिर तुलुकनुमा पद्धति क्या होती थी युद्ध लड़ने की। ये पद्धतियां बाबर वहीं से सीख के आए। साथ ही साथ उज़्बेक और ये मध्य एशिया की जो तीरंदाज है ये बड़े फेमस हुआ करते थे उस समय। इनकी तीरंदाजी की जो कला है उसका सानी पूरे विश्व में कोई नहीं था। बाबर ऐसे तीरंदाजों को, साथ ही साथ हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार बारूद और तोपे लाने वाला बाबर ही था। तो बाबर जब पानीपत के मैदान में आता है तो वो एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ आता है। हालांकि भारत के या दिल्ली सल्तनत के अभी तक के जो सुल्तान वगैरह थे उन्होंने अब तकनीकी रूप से अपने आप को इतना सक्षम नहीं बनाया था। वो सिर्फ नंबर्स में विश्वास रखते थे। सेना में जितने अधिक सैनिक होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास एडवांटेज होगा। जो भी बात है, बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं जो हैं 1526 में पानीपत के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हो गई। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि बाबर ने इस युद्ध के लिए बड़ी तैयारी की थी और उसने तुलुकनुमा और रूमी पद्धति को अपनाया। देखिए रूमी पद्धति क्या हुआ करती थी। रूमी पद्धति के अंदर जो है तोपें, उनको इस तरह से प्लेस्ड किया जाता था, इस तरह से उनको लगाया जाता था कि उस तोप के दोनों तरफ बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां छकड़े खड़े हों जिनको हटाया नहीं जा सके। 2 बैलगाड़ियां, उनके बीच में एक तोप, फिर 2 बैलगाड़ियां, उनके बीच में एक तोप रखकर एक पूरी ऐसे एक पंक्ति खड़ी कर दी जाती थी जो कि एक अभेद्य दीवार जैसी होती थी। इन तोपों के पीछे तीरंदाज सैनिक खड़े रहते थे जो लगातार आगे वाली जो सेना है उस पर तीर बरसाते रहते थे। फिर बाबर ने तुलुकनुमा पद्धति का प्रयोग किया जिसके अंतर्गत उसने अपनी सेना को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। टुकड़ों में कैसे डिवाइड करना? जैसे सेना का एक मध्य भाग होगा, सेना का एक लेफ्ट विंग होगा, सेना का एक राइट विंग होगा। बात समझ रहे हैं? लेफ्ट और राइट विंग में भी एक फॉरवर्ड बेस होगा, एक पीछे जो सेना को स्थायित्व देगा, जो वहां पर खड़ा रहेगा ताकि पास से आने वाले आक्रमणों से बचा जा सके। मतलब कि बाबर ने एक कन्वेंशनल वॉर जो होती है, जैसे कि आमने सामने बस आक्रमण करो और ये सेना जाके दूसरी सेना से भिड़ गई, ऐसा नहीं किया। उसने सामने वाली सेना को दोनों तरफ से घेरने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों विंगों को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ बीच वाला जो भाग है वो लगातार तोपों और तीरों की वर्षा करता रहा, जबकि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो सीधा सीधा सामने आकर जो है बाबर से भिड़ी। तो कुछ इस तरह की पद्धति हुआ करती थी जो कि मैं अभी आपको एक बड़े अच्छे पिक्चर्स में बताता हूँ। आप देखें तो ये इस प्रकार की बाबर की सेना का फॉर्मेशन था जिसमें बाबर खुद बीच में था। एक तरफ उसने राइट विंग बनाया, एक तरफ उसने लेफ्ट विंग बनाया, है ना। बीच के अंदर आप देखें तो ये जो आप सफ़ेद कलर का आप देख सकते हैं ये इसकी तोपों का मैनेजमेंट था। तोपों के दोनों तरफ जो है इसने बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां जो हैं, भारी बैलगाड़ियां जो हैं उनको रखा था। उन्हें इसने रस्सों से बांध दिया था। ये ब्लैक कलर का आप जो दिख रहा है ये रस्से वगैरह थे। जबकि आप इब्राहिम लोदी की सेना को देखें तो उसने सेना को अलग अलग कॉलम्स में बांटा, जैसा कि हर ऑलमोस्ट किसी भी युद्ध के अंदर किया जाता था। तो ये युद्ध की पद्धति भारतीय सुल्तानों के लिए, दिल्ली के सुल्तानों के लिए बिल्कुल नई थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा तो आप देखें कि इब्राहिम लोदी की सेना जो है सीधी जाकर भिड़ी, परंतु बाबर की सेना ने जो है दोनों तरफ से उसको घेर कर, जिसको कहते हैं ना सेना में पैनिक मचाने का काम किया। और कुछ ही समय बाद जो है इब्राहिम लोदी की सेनाएं जो है वो ऑलमोस्ट तीनों तरफ से भयंकर तरीके से घिर चुकी थी। वो इस दीवार को पार कर कर आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि एक तो सामने आप देखें कि तोपें हैं, साथ ही साथ साइड के अंदर जो है बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां जिनके ऊपर बहुत भारी सामान रखा हुआ है, आप उनको तोड़ के नहीं जा सकते। आपके घोड़े आगे नहीं जा सकते क्योंकि इन बैलगाड़ियों के बीच में मोटे मोटे रस्से बंधे हुए हैं, तो घोड़े इनको पार करके नहीं जा सकते। तो इब्राहिम लोदी की पूरी सेना इसके बीच में ही फंस कर, आप समझिए कि बहुत बड़ा यहाँ पे कत्लेआम सा हो गया, मासाकेर हो गया। इब्राहिम लोदी स्वयं भी इस युद्ध के अंदर मारा गया और अंततः इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अब दिल्ली सल्तनत नहीं थी, अब भारत में मुगलों का शासन था।
हालांकि दिल्ली जीतने के बाद बाबर को अभी और भी युद्ध करने थे, क्योंकि अभी दिल्ली में उसका जो चैलेंजिंग है या दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के लिए अभी उसके पास कुछ चैलेंज और थे, अभी उन्हें पार करना था। अभी राजपूताना से राणा सांगा का उसको चैलेंज मिलना था, अभी उसे अफगानों से चैलेंज मिलना था। यहाँ पे एक बड़ा चेंज हुआ भाई। अभी तक जो है भारत में अफगान मुस्लिम्स जो हैं वो इतने रच बस गए थे, अफगान और तुर्की जो मुस्लिम्स थे इतने रच बस गए थे कि उन्हें भारतीय मुस्लिम्स ही कहा जाने लगा, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया था, उन्होंने भी भारतीय कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया। परंतु बाबर जो कि मंगोलों का वंशज है ना, एक तरफ से बाबर जो है अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज है, माता की तरफ से वो चंगेज खान का वंशज है, और मंगोलों से पूरी दुनिया भय खाती थी, क्योंकि ये बड़े ही क्रूर लुटेरे हुआ करते थे। जहां पर भी ये लूटपाट करने के लिए गए, उन्होंने वहां पर तहस नहस मचा दी, महिलाओं को बच्चों को बंदी बना लेते थे, पुरुषों की हत्याएं कर देते थे, गांव के गांव जला देते थे। तो भारत में अब एक नया तरीके का आप समझिए कि पावर टसल हुआ, एक और अब रस्साकसी शुरू हुई मुगलों और अफगानों के बीच में। तो अभी अफगानों ने वापस से संगठित होकर बाबर का सामना किया। हालांकि इस घाघरा के युद्ध में जब मुगल्स और अफगान आमने सामने होते तो बाबर इसमें फिर से विजयी होता है। जो भी बात थी, पानीपत का युद्ध नो डाउट दिल्ली सल्तनत की समाप्ति था, परंतु भारत में बाबर अभी स्थायी होगा या नहीं होगा, ये उसके द्वारा आगे लड़े गए युद्धों से साबित हुआ, जो कि हम आगे में और भी कोशिश करूंगा कि आपके सामने उन सारे युद्धों को भी मैं लेकर आऊं। तो दोस्तों, ये था पानीपत का पहला युद्ध, जिसे बाबर ने अपनी जिजीविषा, अपने जीवन के जो कठोर अनुभव उसने कमाए थे, साथ ही साथ बाबर का हमेशा नई चीजों को सीखने की जो प्रवृत्ति थी, चाहे उसने उज़्बेकों से तुलुक-नुमा पद्धति सीखी, मध्य एशिया से उसने बारूद और तोपों का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए उसने रूमी पद्धति सीखी। ये सभी उसके नई चीजें सीखने का एक जो गुण था, वो बाबरनामा में दिखाई भी देता है। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें उसने बकायदा लिखा है कि मैंने किस प्रकार से अपनी जिंदगी में जहां पर भी मैं गया अनुभव मैंने कमाए, चाहे मुझे कुछ हासिल हुआ या नहीं हुआ, पर मुझे अनुभव जरूर हासिल हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारा पानीपत का युद्ध। वर्तमान में पानीपत जो कि हरियाणा में है, दिल्ली से थोड़ा दूरी है, वहां पर इब्राहिम लोदी की अभी भी कब्र भी स्थित है, इब्राहिम लोदी की टूम भी है। हालांकि इसके बाद दिल्ली से लोदी वंश तो समाप्त हो गया और मुगल वंश आ गया, फिर भी ये पानीपत का युद्ध जो है इतिहास में ये अमर हो गया है, और इतिहास में ये वो युद्ध है जो माना जाता है कि मुगलों की भारत में नींव रखने वाला युद्ध है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे ही मैं लेक्चर आपके सामने लाता रहूँगा। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।